बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस। मौजूद नाज़रीन, इस व्लॉग में चंद बातें पाकिस्तान के हवाले से मैं करना चाहूँगा और उसके बाद थोड़ी सी बात डेनमार्क के हवाले से भी करेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से बात ये मैं करना चाहूँगा कि मैं यहाँ एक जो प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ डेनमार्क में, कोपनहेगन में। और काम के दौरान काफ़ी सारे तारकीन वतन के साथ मेरा राब्ता होता है और काफ़ी चंद लोगों से जब पाकिस्तान के सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के इमेज के हवाले से बातचीत हुई तो बड़े दुख और अफसोस हुआ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया में सियासी हवाले से मंजर आम पर है और लोग इंटरनेट के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के हवाले से खबरें देखे और सुने जा रहे हैं। और दुख और तकलीफ़ उस वक़्त होती है कि जब लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में ये क्या सिलसिला शुरू है, सियासी हवाले से, करप्शन के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और इस तरह की कई दीगर मसाइल जो दरपेश हैं पाकिस्तान को। तो ये दुख और तकलीफ़ की बात होती है। लेकिन बदकिस्मती यही है हमारी कि पाकिस्तान में कानून तो है, लेकिन उस कानून की इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाती। ताकतवर हमेशा कानून को अपनी गिरफ्त में रखते हैं और कमज़ोर हमेशा इसकी गिरफ्त में आते रहते हैं। पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से अगर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँ तो इस वक़्त जो नई हुकूमत 2 ख़ानदानों की, बल्कि 3 ख़ानदानों की, ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान और मौलाना फ़ज़ल रहमान, बल्कि ये अगर मैं कहूँ कि 13 या 14 जमातों के इल्हाक़ से जो हुकूमत तश्कील पा चुकी है पाकिस्तान में, ये अभी इसने अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालना शुरू कर दिया और इस ज़िम्मेदारियों के ज़िमन में वो तमाम पिछली हुकूमत के जो कवानीन थे उनमें तरमीम करने जा रहे हैं, जिसमें नैब के कानून में, नैब में बड़ी तेज़ी के साथ तबादले और भर्तियाँ शुरू हो रही हैं, हो चुकी हैं बल्कि। और इसके साथ-साथ FIA और बाकी दीगर इदारों में भी काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ वजह ये बताई जाती है कि पिछली हुकूमत में जितने भी अभी मौजूदा हुकूमत में ये लोग हैं, चाहे वो काबीना की सूरत में, वज़रा की सूरत में, या हुकूमती ऐवानों में इक़्तिदार पर बैठे हुए लोगों की सूरत में, उन पे काफ़ी सारे मुकदमात थे, मुख्तलिफ़ किस्म के करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, दहशतगर्दी के और इसी तरह के दीगर कई मुकदमात थे। तो उन मुकदमात को ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत ये तमाम एक्टिविटीज़ कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी के साथ तमाम इदारों में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुःख की बात ये है कि ये मौजूदा हुकूमत एक तो EVM मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो वो उसको ख़त्म करने जा रही है या ख़त्म कर देगी ये आइंदा आने वाले इलेक्शन में। और दूसरा सबसे बड़ी अफ़सोसनाक बात ये है कि ओवरसीज़ के वोट का हक़ जो पिछली हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने दिया हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए ज़ेर गौर इस सिलसिले को लाया जा रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये अभी सोचने तक ही महदूद रहें, ना कि इस ओवरसीज़ के वोट के हक़ को ये ख़त्म करने की कोशिश करें। इससे बहुत सारी तकलीफ़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तान की सरज़मीन अच्छे तरीके से नहीं पाल रही या नशोनुमा कर रही, तो एक ओवरसीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा शेयर जो है वो अपने रेमिटेंस की सूरत में, ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान में भेजकर पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली में अहम रोल अदा कर रहा है। तो ये बड़े दुःख और अफ़सोस की बात है कि अगर मौजूदा हुकूमत इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को ख़त्म करने जा रही है। उसके पीछे यही वजह ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है कि मौजूदा हुकूमत को या दोनों ख़ानदानों को ये ख़दशा है या ये उनको ये शिकवा है कि ओवरसीज़ में ज़्यादातर वोट पिछली हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत
के साथ हैं या इमरान के साथ ज़्यादा अटैच हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। हालाँकि इस तरह नहीं है, 90 लाख के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो तमाम दुनिया के ममालिक में रह रहे हैं। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि ये इमरान खान के तमाम लोग हमायती हों। ये कहा जा सकता है कि ज़्यादा आधे से ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ हैं और वो भी इसलिए साथ हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वो बहुत ही बाशऊर और अक्लमंद अफराद हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें पिछले टेन्योर में आईं, उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, अपने टेन्योर में क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये वक़्त अभी सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है और डिजिटल मीडिया का दौर है। इसमें कोई भी बात अगर आप ज़ुबान से या ज़हन से करते हैं, तो वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है और जो भी एक्टिविटी या जो भी आप कोशिशें अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहे होते हैं या जो भी मनसूबाजात लगा रहे होते हैं, उनका फिल-फौर लोगों को पता चल जाता है कि कौन-सी हुकूमत अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर रही है और कौन-सी हुकूमत अवाम के नुकसान के लिए काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और इस ओवरसीज़ के वोट के हक़ को इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन ज़र मुबादला की सूरत में ओवरसीज़ भेज रहे हैं। ये जब तहरीके अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ तो यूँ ये तहरीके एतमाद कामयाब हुई और मौजूदा हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई, तो उन्हीं दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने रेमिटेंस को या अपने ज़र मुबादला को रोक दिया और काफ़ी हद तक जो है अरबों तक ये मैं समझता हूँ रकूम बताई जाती है कि उन्होंने भेजना शुरू कर दी, रोकना शुरू कर दी। तो ये मौजूदा हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए कि इस तरह अगर ओवरसीज़ के साथ बर्ताव किया जाएगा, तो ज़ाहिर है इस वक़्त तमाम लोग बाशऊर हैं और समझदार हैं और ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि वो अपने ज़र मुबादला को, अपनी रकूम को वो अपने घर वालों के लिए तो वो बेच सकेंगे, लेकिन सरकारी तौर पर ऑफ़िशियली वो ऐसा नहीं कर सकेंगे और नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जितने भी पिछली हुकूमत ने एक इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अच्छी काज के लिए स्कीमें या मनसूबाजात लगाए हैं, उनको तर्क या उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छी हुकूमत की ये एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसे काम जो तमाम लोगों के लिए और मुल्क के लिए अच्छे और फ़ायदेमंद हो, उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए। सी पैक अथॉरिटी भी ख़त्म कर दी गई है और इसी तरह कई ऐसे जो मंसूबे थे जो पिछली हुकूमतों ने जारी किए हुए थे, उनको ये ख़त्म करने जा रही है। तो ज़ाहिर है ये हर हुकूमत की कोशिश होती है कि पिछली हुकूमत की जितनी भी जो अच्छी खिदमात हैं लोगों के लिए, उनको ख़त्म करके अपने आप को लोगों के सामने पेश किया जाए। लेकिन होना तो ये चाहिए कि अगर ये मौजूदा हुकूमत अच्छे इक़दामात पाकिस्तानी लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कर रही है, तो फिर तो अच्छा है। अभी देख लें महंगाई की सूरत-ए-हाल पिछली हुकूमत की निस्बत इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा होने जा रही है और अभी बजट भी आ रहा है और देखते हैं कि इस बजट में मौजूदा हुकूमत कैसा किरदार अदा करती है और लोगों के लिए क्या रिलीफ़ पैदा करती है। तो ये है कि इस वक़्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इमेज के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए मौजूदा हुकूमत को वो एक पेज पर इकट्ठे होकर मुस्बत तरीके से जितनी भी वो सरगर्मियाँ कर रहे हैं या जितने भी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छे होने चाहिए। और पिछली हुकूमत मैं समझता हूँ मुखालफत दर मुखालफत तो नहीं होनी चाहिए। मुखालफत दर तनकीद के बजाय तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। यही एक मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का उसूल है और ये देख लें यूरोपियन ममालिक इन्होंने इस उसूल को अपनाया हुआ है और वो अपने तरीके से अपने निज़ाम को अच्छे तरीके से चला रहे हैं। रमज़ान के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो रमज़ान भी बड़ी तेज़ी के साथ तीसरा अरसा शुरू
वो हो चुका है और आज 24वां रोज़ा है डेनमार्क में, पाकिस्तान में 23वां। और इसी तरह इस अशरे में जैसे ये कहा जाता है कि ये मग़फ़िरत का और दोज़ख से निजात का अशरा है। इसमें हमें अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा व सजूद होकर दुआए खैर करनी चाहिए और दोज़ख से निजात की दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे तमाम कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए। डेनमार्क का मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत अच्छी धूप निकल रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये ज़िंदगी का सिलसिला चल रहा है। हमारी दुआ है पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त अच्छा हो और हम सब के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। तो 25 अप्रैल 2022 का दिन और सोमवार का दिन है जिसमें ये मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।